नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जिसमें कि एक है EWS कैटेगरी। 90 से कम नंबर वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जबकि 75 उनका पासिंग मार्क्स है। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा जिन बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही कम अंक आए हैं, उनका क्या होगा कि रिजल्ट उनका फिर से अपडेट किया जाएगा। और तीसरा मुद्दा ये रहेगा जिनके अंकों में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, वो किसी भी शिफ्ट के हों, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इतना ज़्यादा अंतर आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में क्यों देखने को मिला है, इसका क्या कारण रहा और किस वजह से किसी के 10 नंबर 15 नंबर तक कम या ज़्यादा कर दिए गए, ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे EWS की। तो EWS का ऐसा है कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और रिज़ल्ट अपडेट कर दिया है। हो सकता है कि जल्द ही व्यापम रिजल्ट को दोबारा अपडेट करेगी, जिसमें कि जो EWS वाले कैंडिडेट हैं और जो क्वालिफाई हो चुके हैं उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जल्द ही आपको ये देखने को मिलेगा कि रिज़ल्ट अपडेट कर दिया गया है। तो इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी आपका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। और अभी लगभग 1,78,000 बच्चों ने 1,78,000 बच्चों ने MPTET क्वालिफाई किया हुआ है, जो कि अब संख्या आगे चल के बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे EWS वाले कैटेगरी के जो क्वालिफाइड बंदे हैं वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये संख्या लगभग 2 लाख पार कर जाएगी कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे MPTET को बिल्कुल क्वालिफाइड में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी आपका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि सर सभी शिफ्ट का रिज़ल्ट अपडेट किया जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सभी का अपडेट किया जाएगा। जो EWS कैटेगरी वाले हैं उनका किया जाएगा। यदि सभी का किया जाता है तो इसमें फिर कुछ भी हो सकता है भाई। जो क्वालिफाई है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जो डिस्क्वालीफाई है वो क्वालिफाई। क्या पता व्यापम फिर अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पका रही हो, हम इसके बारे में पूरा नहीं कह सकते हैं। आपने कांस्टेबल का भी देखा होगा, पहले क्वालिफाइड फिर अपडेट किया डिस्क्वालीफाइड, ऐसा हो गया था वहाँ पे। वर्ग 3 का भी अभी हम 100% कन्फर्म नहीं कह सकते। हाँ, EWS के लिए लेकिन अपडेट ज़रूर किया जाएगा। ये नहीं पता कि सभी शिफ्ट का अपडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी है कि EWS का जल्दी अपडेट किया जाएगा, आप टेंशन ना लें। और दूसरी बात है कि जो खासकर मैं 12 तारीख की बात कर रहा हूँ, और इसके साथ जिन बच्चों के बहुत सारे नंबर कम गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था जिसमें कि अधिकतर बच्चे CM हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं कि आखिरकार 10 नंबर 15 नंबर कैसे कम कर दिए। मेरे भी ऐसे 2-3 दोस्त हैं जिनके 10-10 नंबर कम कर दिए हैं, और मैंने आप में से ही बहुत सारे बच्चों की कमेंट पढ़ी थी, किसी के 10 नंबर, किसी के 12 नंबर, किसी के 15 नंबर कम कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इतने कम भी नहीं करना था भाई। नॉर्मलाइजेशन लगाया जा रहा है तो एक तरीके में लगाया जाए। उसी शिफ्ट में किसी के 2 नंबर ही कम हो रहे हैं या किसी का कम नहीं हो रहा, तो उसी वाली शिफ्ट में किसी के अंक बढ़ रहे हैं और किसी का यदि शिफ्ट पे लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव, वो कुछ ज़्यादा ही है भाई। किसी का 10 नंबर, किसी का 15 नंबर, किसी के मैंने 17 नंबर भी देखा है, शायद इससे ज़्यादा भी किसी के कम हुए हैं। तो ऐसे में तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था मेरे अपने एक दोस्त का 107 नंबर से 97 बचे, सीधे सीधे 10 नंबर कर दिए गए हैं। मतलब जहाँ पे सिलेक्शन हो जाना था वहाँ से बिल्कुल सिलेक्शन से लगभग बाहर, इतने नंबर कम कर दिए गए, बहुत ही ज़्यादा नंबर कम कर दिए गए। तो यदि हम बात करें तो भाई ऐसा क्यों किया गया है। अब गवर्नमेंट तो व्यापम तो सीधा सीधा बोलती है कि हमने नॉर्मलाइजेशन लगाया है और उसी के बेस पे ऐसा हुआ है।
उनका कोई सा फॉर्मूला रहता है नॉर्मलाइजेशन का, शिफ्ट को एवरेज करना रहता है कि ये शिफ्ट आसान थी तो इस आसान शिफ्ट के बच्चों ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे तो उनके अंक कम कर दो, और कोई शिफ्ट डिफिकल्ट है तो उस शिफ्ट के बच्चों ने कम अंक प्राप्त किए होंगे, उनके अंक बढ़ा दो। तो ऐसा होता है नॉर्मलाइजेशन में, उन्हें एवरेज के बराबर लाया जाता है। बहुत ज़्यादा अंक वालों को एवरेज, बहुत कम अंक वालों को एवरेज उठाया जाएगा, बहुत ज़्यादा वालों को थोड़ा, यहाँ की शिफ्ट वाइज, इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा मैं, शिफ्ट वाइज। बहुत कोई मान लीजिए कोई सी शिफ्ट है, फॉर एग्जांपल 12 तारीख की शिफ्ट है, अधिकतर बच्चों के नंबर वहाँ पे रहे हैं 120 या 115 प्लस या 110 प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के नंबर आए हैं ज़्यादा, शिफ्ट आसान होगी तो उन बच्चों को कम कर दिया जाएगा और जो शिफ्ट मॉडरेट है उसके बराबर लाया जाएगा। और कोई सी शिफ्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो उस शिफ्ट में जो बच्चों ने पेपर दिया है तो उनके अंक को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट शिफ्ट में कम अंक आए होंगे। इसी हिसाब से मतलब दोनों को एवरेज लाने की कोशिश करते हैं। इसमें मान लीजिए किसी ने डिफ़िकल्ट शिफ्ट में यदि 120 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने पेश है कि 119 वाला जो कोई बंदा है, जो भी है, उनके 10 अंक बढ़ा दिए गए हैं और वो 129 पर पहुंच गए हैं। उनकी ऑल एमपी में सेकंड रैंक बन गई है, सेकंड रैंक है वो। तो 10 नंबर बढ़ाने से 119 वाला 129 पे पहुंच गया। और यदि कोई ऐसा हो जिसके 120 अंक थे या 119 नंबर थे, उसके 12-13 अंक कम कर दिए, मतलब वो तो बिल्कुल ही 106-107 नंबर पे आ गया। तो नॉर्मलाइजेशन में ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिल जाता है। किसी का सिलेक्शन हो गया है, वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, कोई सिलेक्शन से बाहर था वो सिलेक्शन में आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत डरावनी सी चीज़ है भाई, बहुत डरावनी सी चीज़ है। अब आप में से ही बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको बुरा लग रहा होगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी गिल्टी फील होता है अपने आप में कि हमने तो मेहनत करी थी, फिर भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे 10 नंबर कम कर दिए, हमारे 12 नंबर कर दिए, हमारे 13 नंबर कम कर दिए। तो इससे बुरा लग, 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे होते हैं, 2-3 नंबर भी ऊपर नीचे होते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। शिफ्ट थोड़ी आसान होगी या डिफ़िकल्ट होगी तो इतना उतार चढ़ाव आता है, लेकिन 12-12 नंबर, 15-15 नंबर कर देना, ये बहुत ही थोड़ा सा ऑड सिचुएशन सी लगती है, थोड़ा सा अलग ही लगता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें यदि कि अभी 5 बच्चे हैं जिनका रोल नंबर आपने देखा होगा, उन्हें अब 3 साल तक वो एमपी में कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उनको सस्पेंड कर दिया है, यूँ कहें हम सस्पेंडेड हैं वो, कि अब ये 3 साल तक कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे एमपी में। तो अब कह नहीं सकते भाई क्या है, 3 साल तक यहाँ नहीं दे पाएंगे, कहीं और दे लेंगे, क्या पता कि इनकी आहड़ में ये तो दिखा रहे हैं कि ये 5 बच्चे ऐसे हैं और इसके अंदर क्या हुआ हो। ये तो 5 तो चलो ठीक है जो हमें दिखाई दे गए हैं वो वाले हैं, क्या पता इन 5 के अलावा कुछ और भी हों। तो व्यापम को थोड़ा सा पारदर्शिता रखनी चाहिए, रिजल्ट के साथ भी, सभी के साथ रिजल्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, पारदर्शिता रखे सभी के सामने। जैसे कि अब रिजल्ट है तो इसमें पारदर्शिता हमें देखने को नहीं मिल रही है कि आखिरकार इतने अंक बढ़ाए क्यों गए, इतने अंक कम क्यों कर दिए गए। हाँ, बस इतना पता है कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। तो इसमें पारदर्शिता होती तो हमें पता चलता कि अंदर कुछ नहीं हो रहा है, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनसे मैंने बात करी है, उनके नंबर कम कर दिए हैं, तो अजीब लगता है, बुरा लगता है कि भाई किसी के 110 नंबर थे उसको तो 100 नंबर पे पहुंचा दिया है। बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, ऐसा व्यापम को नहीं करना था। एक पहली बात तो ये है कि व्यापम ने जो पेपर बनाया था वो पेपर बनाने का तरीका इनका गलत है। पेपर को ऐसे बनाया जाना चाहिए कि शिफ्ट में लगभग सभी का एक मॉडरेट रहे, सभी का सेम लेवल का रहे। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, चलेगा, लेकिन वहीं पे 20-20 नंबर कम हो रहे हैं, 15-15 नंबर कम हो रहे हैं, तो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में इतना अंतर क्यों? इतना अंतर नहीं होना चाहिए।
आपने पेपर भी देखा था किस लेवल का बनाया हुआ था, 120 नंबर लाना मुश्किल हो रहा था, 120 नंबर क्या 100 नंबर लाना मुश्किल हो रहा था काफ़ी बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि अब वर्ग 3 का क्या होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो चलिए, ज्वाइनिंग का तो ऐसा है वो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो जाएगा। अभी तो बीएड डीएड वाला भी शायद केस चल रहा है कोर्ट में, अभी वो क्लियर होना बाकी है। कह नहीं सकते कि उसमें कितना टाइम लग जाएगा, जल्द से जल्द वो क्लियर हो। और वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी भी बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही हमें वर्ग 1 और 2 की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और कंफर्म देखने को मिलेंगी। इसका फ़ायदा केवल वही बच्चे उठा सकते हैं जो अभी से लग चुके हैं, रेडी हैं, तैयारी में लग चुके हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अभी से लगे हुए हैं। मैंने बोला था कि मैं इस पर वीडियो लाने वाला हूँ, जी हाँ, संडे को वीडियो आने वाली है। संडे को बिल्कुल ऐसी शानदार वीडियो आने वाली है जिसमें बहुत ही अलग तरीके में, बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही शानदार तरीके में आपको बताया जाएगा कि आखिरकार वर्ग 1 या वर्ग 2, स्पेशली वर्ग 2 की रहेगी कि कैसे तैयारी करना है। केवल हमें सिलेक्शन नहीं लेना, क्वालिफाई नहीं होना, हमें अच्छी रैंक लाना है। और टाइम अभी हमारे पास है। यदि मैं नोटिफिकेशन आ जाए और मैं आपसे तैयारी की वीडियो बनाऊं कि भाई अब आप तैयारी करिए और आप इतने समय में अब आप अच्छा कर सकते हैं, तो पता है इसमें मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें मैं आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। क्या पता कि भाई आपको वर्ग 2 की तैयारी करने के लिए मिनिमम 5 मंथ की आवश्यकता है, कि 5 महीने आपको तैयारी करने में लग जाएंगे। लेकिन मैं वही आपको बोल के जाऊँ कि भाई आप 2 महीने भी कर सकते हैं। तो एक सच्चा एस्पिरेंट होने के नाते मैं यही कहूँगा कि 2 महीने में तैयारी नहीं होती है, 2 महीने में मात्र रिवीजन हो पाता है। समय देना पड़ता है। कंपटीशन की तैयारी जब भी हम करते हैं, आप करते हो, आपने किसी और को देखा हो और आप खुद एस्पिरेंट हैं, आप खुद तैयारी करते हैं, तो आपको पता होगा 2 महीने सफिशिएंट नहीं है। 2 महीने में केवल रिवीजन किया जा सकता है, कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन ना हो पाने का यही कारण रहता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तभी वो तैयारी चालू करते हैं, मॉक वगैरह तो लगाना भूल ही जाते हैं, या उसी तैयारी में देते रहते हैं, सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ और मॉक भी देते रहते हैं। तो उससे उन्हें एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, मुश्किल से सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि आपने तो कोर्स भी अभी पूरा नहीं किया है, आपने मॉक भी दे दिया आधे अधूरे ज्ञान के साथ, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका लो रहेगा ना। आप बिना तैयारी के मॉक देंगे, आपके कम अंक आएंगे, तो थोड़ा सा बुरा लगता है अपने आप में कि यार बहुत कम। आप किसी दूसरे की रैंक देखेंगे या दूसरे के नंबर देखेंगे मॉक में कि यार इसके तो 120 नंबर आ गए, तो थोड़ा अलग अलग, एक यार इसके तो 125 नंबर आ गए, टॉपर के 135 नंबर आ गए मॉक टेस्ट में, तो अजीब लगेगा। तो मॉक वगैरह देना चाहिए, लेकिन कब? जब सिलेबस हो जाए। सिलेबस का पूरा होगा जब आप सही टाइम पे तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे। इस पर बहुत शानदार वीडियो, पहले मैं एक छोटी वीडियो लाऊंगा, कल या परसों अपलोड करूंगा, जिसमें मैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी के लिए सभी के लिए रहेगी वो साइकोलॉजिकल बातें करूंगा कि आपको मेंटली कैसे तैयार रहना है वर्ग 1 2 की आगामी परीक्षा के लिए। मैं अलग से डिस्कशन सिस्टेमेटिक वे में मैं संडे को बताऊंगा, लेकिन कल या परसों एक ऐसी शानदार वीडियो लाऊंगा जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल बातें करेंगे। केवल सब्जेक्टिव नॉलेज होना उससे ही एग्जाम नहीं निकलता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें साथ में लेकर चलना होता है, उनके दम पे हम एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। केवल आप पढ़े जा रहे हैं, आप बस सब्जेक्ट को करे जा रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं हो पाता। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना रहता है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में टफनेस, मतलब देखा जाए तो कंपटीशन का मतलब ये कि बहुत सारे लोगों से आपको कम्पीट करना है और आगे निकलना है। यहाँ पे आपके अंदर दया का भाव नहीं आ सकता कि भाई ये तो मेरा ही कॉम्पिटिटर है, ठीक है भाई तू तैयारी कर ले, मैं छोड़ देता हूँ तैयारी, तू सिलेक्शन पा ले। नहीं, सिलेक्शन आपको लेना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर को हराना है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो रेस में दौड़ना हो गया, भाई ये रेस ही तो है, कंपटीशन की ये रेस ही तो है। इस रेस में हमें भागना होगा, बिना भागे हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
कंपटीशन में हमें अलग लेवल पे तैयारी करनी होगी, हमें हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे। अधिकतर बच्चों का मैंने देखा है वर्ग 3 की बहुत शानदार तैयारी करी थी, किसी वजह से उनके नंबर कम आए हैं। मैं नॉलेज था, मेहनत थी, अच्छी लगन से पढ़ा था, हार्ड वर्क किया था, उन्होंने स्ट्रगल किया था, बट फिर भी किसी वजह से उनके नंबर कम आ गए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने सब्जेक्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो एग्जाम हॉल में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए। वो वहाँ पे टाइम को देख करके डर गए, यार अब तो मात्र 60 मिनट बचे हैं, अब मैं ये 2 सेक्शन कैसे कवर करूँगा। जब उन्होंने टाइम को देखा, उनका दिमाग सॉल्व करने से टाइम पे हट गया कि 60 मिनट बचे हैं, 50 मिनट बचे हैं, 40 मिनट बचे हैं, और वो डरते गए, जल्दी जल्दी टिक करते गए और आगे बढ़ते गए। उनको लग रहा है कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन गलत अटेम्प्ट कर लिया है। आपने सोचा ही नहीं, भाई साइकोलॉजी पूछ रहा है, आप टीचर बनने जा रहा है, वो जो पेपर में जो नीड है, वो क्वेश्चन जो है ना वो 2 बार पढ़ना मांगता है साइकोलॉजी वाला, कई बार 3 बार, कई बार 4 बार भी समझना पड़ता है उस CDP के क्वेश्चन को, तब जाके उसका सही आंसर आ पाता है, एक बार में नहीं आ पाता। जल्दी वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते। तो कल या परसों एक नंबर 1 वीडियो लाने वाला हूँ आपको, वर्ग 1 और वर्ग 2 साइकोलॉजिकल बातें करूंगा मैं आपसे कि मेंटली कैसे प्रिपेयर आपको रहना है, तैयार रहना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपने शायद अभी तक सोची ना हो कि ऐसे भी हम तैयारी कर सकते हैं, और आप अपना ग्रुप भी बना सकते हैं तैयारी का। आपके खुद के दोस्त होंगे 2-4 जो भी तैयारी कर रहे होंगे, कैसे आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, भाई वो कितनी हेल्प आपकी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर ही आपकी मदद करेंगे सिलेक्शन दिलाने में, याद रखिएगा ये, वही आपके सच्चे साथी होंगे यहाँ पे। कल बात करेंगे, बिल्कुल जो भी डाउट वगैरह आपका बन रहा है अभी संडे तक आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है। यदि मैंने देखा, आपने कमेंट किया, मैंने पढ़ा, तो पक्का मैं उस पर बात करूंगा कि आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है, कैसे। जैसे कुछ बच्चों ने पूछा कि मैथ की तैयारी कैसे करें, हिंदी की तैयारी, सोशल साइंस की तैयारी, या कैसे अपने आप को मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेज करें, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने भी मैनेज किया है भाई, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, उसके बाद में थोड़ा सोशल मीडिया पे, यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे टाइम दे रहा था, उसके बाद भी मैंने वर्ग 3 की तैयारी करी थी, MSc के पेपर भी आए थे, मैंने वर्ग 3 को मैनेज किया हुआ था, और मेरी अदर एग्जाम की तैयारी चल रही थी, उसके साथ मैंने वर्ग 3 को तैयार किया हुआ था। तो ये मैनेज कैसे कर सकते हैं हम टाइम को, हम इस पर भी बात करेंगे। संडे को वीडियो आएगी, जरूर देखिएगा। और जो इंटरव्यू अभी अपलोड कर चुका हूँ ना मैं, भावना बनखेड़े मैम का मैंने डाला हुआ इंटरव्यू, वर्ग 1 में चयनित शिक्षिका हैं, अभी बुधनी में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, आप उनके इंटरव्यू देखिएगा। मेरे इंटरव्यू बहुत बड़े होते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं 15 मिनट के इंटरव्यू में सब कुछ उनसे नहीं जान सकता और सब कुछ आप तक नहीं पहुँचा सकता। तो मेरे इंटरव्यू आधे घंटे, 1-1 घंटे के भी होते हैं। तो भावना मैम का आप इंटरव्यू देखिएगा, बहुत शानदार इंटरव्यू है। मैंने मानसी पटेल का इंटरव्यू भी डाला हुआ है, इसमें कि मानसी ने अपने बारे में कैसे उसने तैयारी करी, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उसका इंटरव्यू भी देखिएगा। मेरा खुद का इंटरव्यू है, वो भी आप देख सकते हैं। तो 3 इंटरव्यू हुए हैं, और जल्द ही मैं कुछ और इंटरव्यूज लेकर के आने वाला हूँ, कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू। हो सकता है वर्ग 1 का टॉपर का लेके आऊँ, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का, जो भी टॉपर्स निकले हैं उनका इंटरव्यू लाने का चल रहा है मेरा। तो बस तैयारी करिए, आप अलग लेवल की तैयारी करिए, और इसकी बात मैं करने वाला हूँ संडे को। फिर से यही कहूँगा, लगे रहो, मेहनत करते रहो, जब तक सिलेक्शन नहीं मिले तब तक रुको मत। अब भी मैं यहाँ पे धैर्य वाली बात चलिए संडे को ही करूँगा, पैसेंस कैसे बना के रखना पड़ता है। चलिए मिलते हैं संडे को।